जय हिंद बच्चों, मैं आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एयरफोर्स एक्स और वाई का इंग्लिश का एक शानदार ज़बरदस्त मॉडल पेपर 20 क्वेश्चंस का, जैसे आपके एग्जामिनेशन में आता है एकदम हू बहू एज इट इज़, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद एकदम क्वेश्चन का ये सिलेक्शन है, कलेक्शन है और बहुत ज़बरदस्त मॉडल पेपर है। लेकिन उसके पहले मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि यहाँ मेजर कलसी क्लासेस ने आपके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। कौन सी फैसिलिटी है भाई? कि जो बच्चे बहुत दूर हैं, पैसे से थोड़ा सा कमज़ोर हैं, तो वो उनके लिए एमकेसी ने एक लर्निंग ऐप जारी किया है, जिस मतलब बहुत ही चीप रेट पर, बहुत ही सस्ते दाम पर। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ऑफलाइन का हिस्सा ना बन पाएँ किसी भी कारणवश, तो आप बेटा इस एमकेसी लर्निंग ऐप को ज़रूर परचेज कर लें। आप अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं और उसमें अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो इसको बेटा परचेज ज़रूर कर लें आप। इसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं ये मेंशन्ड हैं। लाइव क्लासेस डेली चलती हैं आपकी ऑनलाइन पर, टाइम टू टाइम एवरीडे। डाउट काउंटर की फैसिलिटी भी है आपको, वहीं ऑनलाइन में ही आप वहां से डाउट अपना सेंड करेंगे, उसका रिप्लाई जाएगा आपको। वीकली मॉक टेस्ट, अगर इसको आप परचेज करते हैं तो एवरी संडे आपका मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट होगा। नोट्स आपको जो भी ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जितने भी इसमें टीचर पढ़ाएंगे वो हर सब्जेक्ट के टीचर अपने आप में क्या होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे। वो रिकॉर्डेड आपको लेक्चर मिलेगा, यानी एक बार आप लाइव में देखोगे या किसी कारण बस नहीं देख पाओगे तो उसको रिकॉर्डेड आप देख लो, बाद में देख लो, एक बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो उसको आप। तो सो मैनी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की गई हैं और सबसे चीपेस्ट रेट पर इसको आपको दिया जा रहा है। तो आप इसको परचेज कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एयरफोर्स एक्स और वाई का मॉडल पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई। चलें, एमकेसी के लर्निंग ऐप पर फीचर्स क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइव लेक्चर्स डेली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्ड करके वो आपको बाद में भी आपको मिल जाता है, मतलब बाद में भी आप देख सकते हो। डेली प्रैक्टिस सेशन होता ही है, पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, आफ्टर दैट प्रैक्टिस सेशन होता है। डाउट काउंटर, आप वहाँ से आपको जो भी किसी सब्जेक्ट में डाउट हो आप क्वेश्चन सेंड करो, उसका रिप्लाई आपको मिलता है। यूनिट मॉक टेस्ट एवरी संडे होता है फ्री ऑफ कास्ट। ऑनलाइन स्पीड टेस्ट भी आपका होता है। नोट्स पीडीएफ के थ्रू आपको मिलता ही है एमकेसी लर्निंग ऐप पर। सारे फैकल्टीज़ अपने आप में एक्सपर्ट हैं। इंटरेक्टिव सेशन बीच बीच में टीचर्स लेते हैं, अथॉरिटीज लेती हैं, समटाइम्स आपके डायरेक्टर साहब भी आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। ओपन सेशन होता है जिसमें केवल डायरेक्टर साहब आपसे आके आपकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। ये आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एमकेसी लर्निंग ऐप पर। नेक्स्ट चलें भाई, अब आगे हम लोग, ये हैं आपके सम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड, जो प्रत्याशित हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आपको मिल सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपके लिए कलेक्शन लेकर आया हूँ। सारे मॉडल्स पेपर आप एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 1 बार 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मॉडल पेपर में मैं ऐसे ही सेम क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जैसे आपके एग्जामिनेशन में आता है 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सिनोनिम का। अब वहां पे आपको आपके एग्जामिनेशन में सिनोनिम लिखकर नहीं आएगा, डायरेक्शन रहेगा। और डायरेक्शन में क्या रहेगा आपका, डायरेक्शन में रहेगा आपका, डायरेक्शन में देंगे वो आपको नियरेस्ट इन मीनिंग। तो नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब समझ जाना कि वो आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। अब भाई देखें, आप वर्ड को पढ़ें। हर्डल का मीनिंग होता है अवरोध या बाधा। इसका मतलब होता है अवरोध, अवरोध या बाधा। अब करना क्या है भाई, आपको ऐसी मीनिंग इसमें फाइंड आउट करना है, ऐसा वर्ड आपको फाइंड आउट करना है जिसकी मीनिंग हो अवरोध या बाधा, मतलब सिनोनिम। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्स्टिकल का मतलब भी होता है आपका अवरोध या बाधा। इट मीन्स हर्डल का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टिकल, ये आपका आंसर हो गया। कर्टसी में होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार मतलब तहजीब।
रिटेलिएशन में होता है रिवेंज, बदला, मतलब प्रतिशोध जिसको बोलते हैं, प्रतिशोध, प्रतिशोध मतलब होता है बदला, किसी से बदला लेना। मैंडेटरी में होता है कंपलसरी, अनिवार्य होता है, इनएविटेबल, अनिवार्य होता है आपका, अनिवार्य। तो हर्डल का आंसर हो गया ऑब्स्टिकल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है एंटोनिम, लेकिन आपके यहाँ एग्जामिनेशन में एंटोनिम ऐसे वर्ड देकर लिखकर नहीं आएगा, ये तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा, अपोजिट देगा वो, अपोजिट। अपोजिट का मतलब आपको एंटोनिम समझना होगा अपने आप से। अब ये आपका है भाई इनहेल, इनहेल मतलब होता है सांस अंदर की ओर लेना, जब आप सांस लेते हैं अंदर खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेलिंग, यानी इनहेल करते हैं आप। अब इसका अपोजिट यानी सांस को छोड़ना, तो ये सांस लेना हो गया, तो ये हो गया, इसका होता है सांस छोड़ना, मतलब इसका ये एंटोनिम हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, सांस लेना, सांस छोड़ना। पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, और इसका एंटोनिम है आपका ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, जो निगेटिव थिंकिंग रखता हो। पैसिमिस्ट का एंटोनिम ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब होता है निराशावादी, इसका मतलब होता है आशावादी। इंडस्ट्रियस मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, परिश्रमी या मेहनती, बहुत अधिक मेहनत करने वाला। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे आपका हार्ड वर्किंग भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, हार्ड वर्किंग है आपका। इसके लिए आपका डिलीजेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, डिलीजेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है डिलीजेंट। और आपका लेबोरियस भी है आपका, लेबोरियस। ये सारे वर्ड्स हैं, ये किसके आपके सिनोनिम है, ये इंडस्ट्रियस के सिनोनिम हैं। इसका मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब और इसका मतलब सब में होता है परिश्रमी या मेहनती। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ये क्या है भाई, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिया जाएगा कि इसके लिए आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा कि इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के स्थान पर इनमें से हम कौन सा एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग ये पूरा निकलता हो। तो ये नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस आर यूज, कोई भी ऐसी चीज़ जो अब अस्तित्व में ना हो, जब जो अब फैशन में ना हो, चलन में ना हो, यानी कि जो अब प्राचीन हो गया हो, पुराना हो गया हो, पुराना, इसका मतलब होता है पुराना। अब चलो देखो भैया, पुराना की इंग्लिश कहीं है, ये है आपका ऑब्सोलीट, इसका मतलब होता है पुराना या अप्रचलित, जो चलन में ना हो, जो आउट ऑफ फैशन हो गया हो, अप्रचलित, अप्रचलित, यही इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। एनीहिलेट होता है किसी चीज़ को रूट आउट कर देना, एकदम जड़ से समाप्त कर देना, एनीहिलेट कर देना। एम्बिगुअस में होता है अस्पष्ट, जिसका एक से अधिक मीनिंग हो, जो चीज़ क्लियर ना हो अपने आप में। और अलीमनी में होता है गुजारा भत्ता, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये क्या भाई, ईडियम एंड फ्रेज। ये ईडियम है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका जो लिटरल मीनिंग हो, जिसका शाब्दिक अर्थ हो वो तो कुछ और हो, लेकिन जिसका फिगरेटिव मीनिंग हो वो कुछ और हो। तो चलो भाई, टू रीड बिटवीन द लाइन्स में होता है छिपे अर्थ को समझ जाना, छिपे अर्थ को समझ लेना। कहीं पर कोई बात लिखी गई हो और वो एकदम क्लियर ना हो, थोड़ा सा कोड भाषा में हो और उसको कोई समझ जाए, छिपे अर्थ को समझ जाना। आप इसमें ध्यान दीजिए, गिवन ऑप्शन में क्या है भाई आपका, टू सस्पेक्ट, संदेह करना, नो। टू रीड केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक पढ़ना, नो। टू अंडरस्टैंड, समझ लेना, द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड की हिडन मीनिंग को समझ, यही आंसर हो जाएगा आपका। टू डू यूजलेस थिंग, बेकार की चीज़ करना, ये ऑप्शन सी इज़ राइट हियर। यहाँ पर टू रीड बिटवीन द लाइन्स में होता है छिपे अर्थ को समझ लेना, मतलब कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, ऑप्शन सी इज़ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भैया, फ्री मॉक टेस्ट प्रत्येक रविवार
हर संडे को जो बच्चा MKC लर्निंग ऐप से जुड़ा होगा उसको तो हर संडे फ्री ऑफ कास्ट एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन अगर आप चाहें कि हम आपको और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप परचेज कर सकते हो। फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन ज्वाइन MKC टेस्ट प्रेप ऐप, इस पर आप जाएं और 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़ में 10 सेट्स, 199 में 20 सेट्स और 299 में आप 30 सेट्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही चीप रेट पर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए भाई, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। चारों में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कि मिस स्पेल्ट है, जो कि गलत है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। चलो भाई देखो, यहाँ पर अटेंडेंस हो गया, करेस्पॉन्डेंस हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, अकरेंस हो गया। आउट ऑफ 4 विच वन इज मिस स्पेल्ट, कौन सा गलत स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग गलत है। एग्जामिनेशन में आप जितना मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ एज इट इज़, इसी पैटर्न पर आपके यहाँ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अटेंडेंस में आपकी स्पेलिंग गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस ATTEN DANCE होता है, ध्यान रखिएगा। डांस होता है लास्ट में DANCE। तो यहाँ पर अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट है। तो पूछ रहा है कि व्हिच वन इज मिस स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वही सही होगा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इसी की स्पेलिंग गलत है, ये आंसर मिस स्पेल्ड चारों में से कौन सा, यही है। करेस्पॉन्डेंस ये आपका सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंस इसकी भी स्पेलिंग सही है, सब में ई आया है, कहीं पर ए नहीं है। अकरेंस में 2 टाइम्स R 2 टाइम्स C, ये भी आपका सही है। तो जो गलत था वही आपका आंसर, ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टीचेज यू इंग्लिश, क्या है भाई, ये वाइस है। अब आप ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस देता है वाइस का, अब इसको आपको चेंज करना होगा। अब पहले तो पहचानना ये होगा कि भाई ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज कर दो, अगर पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज कर दो। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक वर्ब आई है टीच, जिसमें लगा है S, तो किसी वर्ब में अगर S लगा हुआ है तो 100% एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और टेंस होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है भाई, आपका जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज, एम, आर। अब ध्यान दीजिए, इसमें से इज, एम, आर कहाँ पर हैं भाई। यहाँ पर आपका पहले देखिएगा, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट कर दीजिए। अब इज और आर ये तो 3 में है भाई। आप देखना भाई, अगर आपका एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट किया गया है तो पैसिव आपका 100% बाई हुम से ही स्टार्ट होगा आपका। बाई आप चाहो तो बाई को लास्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन नहीं, बाई हुम से ही जनरली स्टार्ट किया जाता है पैसिव। अब बाई हुम के बाद में ध्यान रखिए कि इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लें आप, बाई हुम जस्ट आफ्टर इट, इसके तुरंत बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा भाई। तो चलो भाई, यहाँ पर बाई हुम के बाद में क्या कर दिए हैं, ये बाई हुम इन्होंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट रख दिया, गलत हो गया ये, तो स्ट्रक्चर उन्होंने गलत कर दिया। बाई हुम आर यू टाट, बाई हुम के बाद में यू कर दिया, पहले सब्जेक्ट नहीं, बाई हुम के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स आएंगे, आपके ध्यान रखिएगा। तो बाई हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब केवल आपके बी में आई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए, नरेशन है, नरेशन में होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं नरेशन इन ब्रीफ। अब देखो भैया, नरेशन में क्या करना है, अब यहाँ पर जब अगर आपको कामा दिख रहा है, इन्वर्टेड कामा दिख रहा है, इट मीन्स द सेंटेंस इज रिटन इन डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। करना क्या है आपको, जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन आएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा। अच्छा, सेंटेंस आपका कौन सा है, सेंटेंस है आपका ये एक्सक्लामेटरी, क्योंकि इसमें यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पर लगना चाहिए था एक्सक्लामेशन मार्क। सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो, सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हो, सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी, पहली बात तो। अब यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगेगा और सेड आपका चेंज होगा एक्सक्लेम्ड में।
तो द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। तो एक्सक्लेम्ड पहली बात तो इसमें नहीं आया है, तो जिसमें एक्सक्लेम्ड नहीं आया है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दोनों में सही है। दैट इट हैज़, भाई यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पर इट वाज या इज, ये आपका हिडन है। इट वाज या इट इज ये आपका हिडन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये इट वाज या इज हिडन है यहाँ पर कभी नहीं आ सकता है, तो हैज वाला भी इनकरेक्ट है आपका। ऑप्शन बी इज राइट हियर। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। आपके यहाँ देखो एयरफोर्स में समटाइम्स नॉट ऑलवेज, कभी कभी, हम हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चेंज ऑफ जेंडर आता है। कोई एक आपको नाउन देगा, दिस वन इज नाउन। अब वो नाउन अगर आपका फेमिनाइन है तो चेंज करना होगा मैस्कुलिन में, मैस्कुलिन में क्वेश्चन रहेगा तो चेंज करना होगा फेमिनाइन में। अब देखिएगा कह रहा भाई मैस्कुलिन में इसको चेंज कर, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज, इसका मतलब क्या है, ये फेमिनाइन है तो इसका मैस्कुलिन क्या होगा भाई, तो मैस्कुलिन इसका होता है गैंडर, ठीक, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पूछ रहा भाई चेंज ऑफ जेंडर, अब इसका जेंडर चेंज करना है, नहीं गलत है, इसका जेंडर नहीं चेंज करना है, इसका नंबर चेंज करना है भाई। चेंज ऑफ नंबर गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर नंबर होना चाहिए था कि कोई नाउन दिया जाएगा। अब किसी नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अब देखना कि भाई ये जो नाउन है ये किस नंबर में है भाई, क्योंकि प्लूरल में बोल रहा है चेंज करने के लिए, इसका मतलब कि सिंगुलर में है। एल्यूमिनम मतलब भूतपूर्व छात्र किसी भी विद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो इसका प्लूरल होता है एल्यूमनी, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो नाउन में चेंज ऑफ जेंडर, चेंज ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, ये 3 पॉइंट्स हैं जो नाउन से रिलेटेड होते हैं और जनरली इस तीनों में से एक आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेसी की ये बुक है, ये आपकी एमकेसी पब्लिकेशन की बुक्स हैं एवरी सब्जेक्ट की। आपको अगर इंग्लिश की बुक पढ़ना है तो आप एमकेसी पब्लिकेशन की इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की ही बुक पढ़ें, सबसे बेस्ट बुक यही है आपके लिए। अगर आप एयरफोर्स एक्स और वाई, नेवी या आईसीजी देना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश यही आपकी बेस्ट, इससे अच्छी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, चेंज द कॉमन नाउन फ्रेंड इनटू ऑब्स्ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। ये देखिए इस बार जो है एयरफोर्स में सारे पेपर में आया था कि भाई कोई अगर वर्ड नाउन है वर्ब बना दीजिए, वर्ब है उसका तो नाउन बना दीजिए, एडजेक्टिव है एडवर्ब बना दीजिए, एडजेक्टिव है वर्ब बना दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बोलते हैं। करेक्ट, चेंज द कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है आपका, इनटू एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इस कॉमन नाउन को किस में चेंज करना है, इसको बना देना है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाई फ्रेंड का ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्या होता है भाई, फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप। फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है और फ्रेंडशिप आपका क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में मैं आपको पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ, लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, चेंज ऑफ नंबर, चेंज ऑफ जेंडर, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। ये क्या है भाई, ये फिल इन द ब्लैंक है। देखो आपके यहाँ एग्जामिनेशन में एक्स और वाई की बात करूँ एयरफोर्स की, तो उसमें जनरली क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस फिलर, जो कि ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। ग्रामर में कई टॉपिक्स हैं, उनमें किसी भी टॉपिक्स होते हैं, तो कुछ टॉपिक का वेटेज है कि जनरली वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो उसी पैटर्न पर मैं लाया हूँ यहाँ पे, इफ़ आई हैडंट ईटन सो मच, यदि मैं इतना अधिक भोजन ना किया होता, तो कंडीशन बता रहा है भाई, यदि मैं इतना अधिक भोजन ना किया होता, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कब का, पास्ट की बात कर रहा है कि अगर मैं इतना अधिक भोजन ना किया होता तो क्या हो जाता। तो अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस में हम पास्ट की बातें कर रहे हों
तो इफ़ वाली क्लाज में यानी सबऑर्डिनेट क्लाज में हैड के साथ में क्या आता है, V3 आता है, और दूसरी क्लाज में यानी प्रिंसिपल क्लाज में क्या आता है, प्रिंसिपल क्लाज में आ जाएगा आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में वुड, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, प्लस हैव प्लस V3 आता है, V3 आता है। चलो भाई, कहीं है वुड हैव V3, ये देखो इसमें दिया गया है आपका वुड हैव प्लस V3, ये फील का फेल्ड थर्ड फॉर्म है, हैव आ गया आपका, वुड आ गया, ऑप्शन सी इज राइट हियर। ये आपका पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, ये भी सेंटेंस फिलर है आपका, देयर वाज मिल्क इन द ग्लास सो आई कुडंट गिव इट टू द बेबी। ग्लास में दूध कितना था, इसी वजह से मैं उसको अपने बच्चे को, बच्चा यहाँ पर लिटिल का यूज़ दिया गया फ्यू का। पहली बात तो फ्यू के बाद में कभी मिल्क नहीं आ सकता है, फ्यू के बाद में हमेशा आता है काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में, तो ये तो फ्यू तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, इसको क्लियर करेगा आपका सेंटेंस का मीनिंग। देयर वाज वहाँ पर था मिल्क, कितना मिल्क, इन द ग्लास, ग्लास में, सो इसीलिए, आई कुडंट गिव इट, मैं दे नहीं पाया, टू द, इसका मतलब कि ग्लास में दूध बिल्कुल नहीं था, इसी वजह से वो अपने बच्चे को नहीं दे पाया। तो ये लिटिल जो है ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो यहाँ हो जाएगा लिटिल, LITTLE, ये हो जाएगा लिटिल आपका, क्योंकि निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि भाई इसी वजह से मैं अपने बच्चे को दूध नहीं दे पाया, क्योंकि वहाँ पर मिल्क कितना था, लिटिल था, मतलब ना के बराबर था। चलो भाई, ये भी आपका सेंटेंस फिलर है, फिल इन द ब्लैंक है। वी वर एस्टोनिश्ड, ये एस्टोनिश जो वर्ब है बेटा, इसके बाद में हमेशा एट आता है, इसको रट लीजिए, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि भाई इसके बाद में कौन सा प्रेपोजिशन आता है। प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, स्पॉटिंग एरर। अब स्पॉटिंग एरर क्या भाई, ग्रामर पर बेस्ड होता है। ये भी आपका एक सेंटेंस दिया गया होता है, उस सेंटेंस में सेंटेंस के 3 या 4 पार्ट कर दिए जाते हैं। अब किस पार्ट में एरर है, अगर किसी पार्ट में एरर है तो ये आपका आंसर, एरर नहीं है तो फिर आप कर दीजिए नो एरर। अब यहाँ पर जैसे ही विल नॉट टेक हिज एग्जाम देयरफॉर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, नो एरर। अब जॉन्डिस तक एक सेंटेंस लिखा गया ही से लेकर के, तो क्या पूरे सेंटेंस में कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर है क्या, अगर है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ही विल नॉट टेक हिज एग्ज़ाम, वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाएगा, नहीं देगा, क्योंकि, देयरफॉर, क्योंकि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो यहाँ पर देयरफॉर का होता है इसलिए, यहाँ पर हमको रीजन बताना है तो कंजंक्शन ऑफ रीजन आना चाहिए था। यहाँ पर क्या आना चाहिए, कंजंक्शन ऑफ रीजन, ठीक। तो यहाँ पर होना चाहिए था बिकॉज, यहाँ पर होना चाहिए था आपका बिकॉज। रीजन बता रहा भाई क्यों नहीं दे पाएगा, तो रीजन बताने के लिए हम लोग कंजंक्शन ऑफ रीजन का यूज करते हैं, ठीक। ये तो कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट है, रीजन हमको देना है, यहाँ पर बिकॉज होना चाहिए था, बिकॉज देयरफॉर नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ये बी, यानी आपका ऑप्शन बी जो है क्या है, ये इसी में एरर है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, सेंटेंस को ऐसे लिख दिया है कि इस सेंटेंस को ऐसे बना करके 4 सेगमेंट में ऐसे नीचे ABCD डाउन कर लिख दिया है, तो हिज ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। वो आप चाहे यहाँ से पकड़ें चाहे यहाँ से पकड़ें, दोनों पैटर्न पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी कभी केवल ऐसे दिया जाए, कभी कभी ऐसे सेंटेंस देखे उसको ऐसे ABCD में फिर से मेंशन कर दिया जाएगा, दोनों सही हैं। 30 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, बोल रहा है भाई जो 30 मील की दूरी होती है, अगर इसको पैदल चला जाए तो ठीक ठाक दूरी होती है। कोई भी आपका डिस्टेंस हो, कोई भी आपका जैसे कोई राशि हो, कोई दूरी हो, कोई भी आपका अमाउंट हो, तो अगर इसको हम एक यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करें, देखें, शो करें, तो ध्यान दीजिएगा, ये चाहे एक की बात कर रहा हो, चाहे एक से अधिक, चाहे जितने की बात कर रहा हो, जब ये यूनिट की बात करेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए जो भी वर्ब आएगी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर इज होना चाहिए था,
इज होना चाहिए, यहाँ पर इज राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका, इसी में आर इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी संडे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट शेड्यूल किया जाता है आप सभी बच्चों के लिए। हिंदुस्तान के सभी बच्चों को इनवाइट किया जाता है कि आप सभी लोग हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपने खुद का आप इवैल्यूएशन करें कि भाई आप किस सब्जेक्ट में कितने अच्छे हैं। हर संडे को एयरफोर्स अगर आप देते हैं एक्स और वाई तो 85 मिनट्स का आपका टाइम लिया जाता है। 10 AM पर स्टार्ट हो जाता है आपका मॉक टेस्ट। एयरफोर्स केवल एक्स के हैं तो उसमें 60 मिनट का टाइम होता है, आपको पता ही होगा। 10 AM पर ये भी स्टार्ट हो जाता है। वाई ग्रुप के हैं तो उसमें आपको 45 मिनट्स 10 AM से, मतलब 10 AM से सब स्टार्ट हैं। बाकी उन्होंने सिस्टम बता दिया कि भाई कौन सा एग्ज़ाम है और उसमें ड्यूरेशन क्या होता है। जो मेन एग्ज़ाम में ड्यूरेशन होता है वही यहाँ पर भी आपको दिया जाता है। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ, देखो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, अभी तक हमेशा आया है एयरफोर्स में, तो उम्मीद है कि अगली बार भी आएगा, नेक्स्ट टाइम भी आएगा, आपके मई वाले एग्ज़ाम में भी। अब इसको आपको पढ़ना है भाई। पढ़ना कैसे है, इसमें कुछ ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर ग्रामर की आपको अच्छी जानकारी हो तो उस ग्राउंड पर आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है बट आल्सो, बट आल्सो आया है। अब बट आल्सो एक कंजंक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट भाई, नॉट ओनली बट आल्सो, ये कंजंक्शन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, बट आल्सो आया है तो इसके ठीक पहले नॉट ओनली आना चाहिए, यानी कि नॉट ओनली यहाँ पर आया है। आप ये कह सकते हो कि आर पहले आएगा भाई, नॉट ओनली पहले आएगा और बट आल्सो बाद में आएगा, यानी आर के बाद में क्यू आएगा, श्योर है। तो इसमें क्यू पहले आ गया, एलिमिनेट हो गया। बी में आर के बाद में क्यू आ रहा है, पॉसिबिलिटी है। आर के बाद में क्यू आ रहा है, पॉसिबिलिटी है। आर के बाद में क्यू आ रहा है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा भाई, अब देखो, अब ध्यान ये देना है आपको कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो सकती है। हम इससे करें, अगर रीडिंग बुक्स इज़ अ हैबिट, किताबों को पढ़ना एक आदत होती है, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड, यानी पी के बाद में एस को अगर रखें, पी के बाद में एस कोई है, चलो अगर इसको रखें कि रीडिंग बुक्स इज़ अ हैबिट, किताबों को पढ़ना एक आदत होती है, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड, जिसको पैदा किया जाना चाहिए बाई एवरीबडी, सबको अपने अंदर जिसको कल्टिवेट किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए। अब इसके बाद में आर, हाँ, बिकॉज, क्योंकि इट नॉट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज, क्योंकि ये आदत केवल नॉलेज को ही इन्हेंस नहीं करती है, बट आल्सो, बल्कि इनलार्जेज द माइंड, बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी ये विकसित करती है। तो ये आपका PSRQ, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर। स्टार्टिंग आपका P से होगा, उसके बाद में आप S को कनेक्ट करेंगे और फिर मैंने बताया कि भाई नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो आएगा, तो ये तो दोनों आपका एक दूसरे के बाद आएगा ही। तो यहाँ पर आपका R के बाद Q आ गया, P के बाद में S, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्या है ये, अच्छा तो आ गया आपका पैसेज, बहुत बढ़िया भाई। एक पैसेज आता है आपके एयरफोर्स में, 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 मार्क्स कैरी करता है वो। चलो जल्दी से हम पढ़ते हैं पैसेज क्या है आपका, बड़ा सिंपल पैसेज है। सारिका नेशनल पार्क इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारिका नेशनल पार्क जो है क्या है आपका, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। सारिका नेशनल पार्क क्या है भाई आपका, सर ये चल नहीं रहा है पेन, अच्छा चल गया सर। सारिका नेशनल पार्क इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सारिका नहीं बल्कि सरिस्का नेशनल पार्क, सही सरिस्का नेशनल पार्क इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। लोकेटेड, जो कि स्थित है, बसा हुआ है, स्थित है कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, जो जयपुर से 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी लोकेटेड है। क्या ये सरिस्का नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द पार्क, जो पार्क है, ये जो पार्क है, पसेज, इसमें हैं क्या है भाई, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, ऐतिहासिक आपकी स्मारक हैं,
इस सेंचुरी में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं एंड और क्या है, टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं उसमें, विच डिपिक्ट, ये दोनों चीज़ें जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और टेम्पल्स, ये डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं क्या, द लीगेसी ऑफ द महाराजाज ऑफ अलवर। ये अलवर जो आपका शहर है वहाँ का, जयपुर का, वहाँ के जो महाराजा पहले थे उनकी लेगेसी, उनकी विरासत के बारे में ये लोग बयां करते हैं, वर्णन करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। द पार्क, जो पार्क है, इज़ बिगर दैन रणथंभौर। रणथंभौर जयपुर का ही एक लोकेलिटी है। बता रहे हैं जो रणथंभौर आपका लोकेलिटी है इससे ज़्यादा बड़ा है आपका ये वाला पार्क, बट लेकिन हैज़ अ सिमिलर टोपोग्राफी। लेकिन दोनों की, चाहे रणथंभौर हो चाहे आपका पार्क हो, दोनों का जो टोपोग्राफी है, मतलब होता है स्थल आकृति, वो एकदम एक ही जैसा है, उबड़ खाबड़ दोनों जगह इससे। दो यद्यपि दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी में डज नॉट हैव मैनी टाइगर्स, वहाँ पर बहुत सारे आपको टाइगर तो नहीं दिखेंगे, बट लेकिन मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे आपके जंगली जानवर ड्वेल ऑन, निवास करते हैं, रहते हैं, द ग्राउंड्स ऑफ दिस पार्क। इस पार्क में टाइगर तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको छोड़ करके बहुत सारे आपको एनिमल्स, बर्ड्स वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम अदर कार्निवोर्स, कार्निवोर में होता है मांसाहारी, मांसाहारी के अलावा, एंड हर्बीवोर्स, अच्छा बता रहे हैं कि मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं के अतिरिक्त, यू कैन आल्सो ट्रेस, आप और भी देख सकते हो किसको, जैसे रेसस मंकीज, ये एक बंदरों की प्रजाति है, मंकी की एक प्रजाति जिसको बोलते हैं रेसस मंकीज, आप रेसस प्रजाति के मंकी को वहाँ पर देख सकते हो। विच कैन यूजुअली बी सीन, जिनको आमतौर पर देखा जाता है, प्लेइंग ट्रिक्स, शरारत करते हुए, अपान ईच अदर अराउंड द ताड़ वृक्ष, वहाँ पर उस पार्क में एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ है, यानी पाम ट्री है, उसी पर ये रेसस प्रजाति के बंदर रहते हैं, मंकीज रहते हैं, जो उछल कूद मचाते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से शरारत करते रहते हैं। आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट आगे क्या भाई, थोड़ा बड़ा पैसेज है। इसके बाद में भाई, द पार्क आल्सो शेल्टर्स मैनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, उस पार्क में अलग अलग प्रजाति की बहुत सारी चिड़िया भी हैं, इंक्लूडिंग, जैसे उनमें कौन कौन सी खास प्रजातियां हैं, जैसे बुश क्वेल्स नाम के प्रजाति की चिड़िया है, सैंड ग्राउस इस प्रजाति के नाम की चिड़िया है, ट्री पाइज, गोल्डन बैग्ड वुड पैकर, ये सब क्या है, चिड़ियों की अलग अलग प्रजातियां हैं जो उस पार्क में रहती हैं। क्रेस्टेड सरपेंट ईगल्स एंड ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड ओविस, ये सब डिफरेंट आपकी क्या हैं, ये सब चिड़ियों की प्रजातियां बताई गई हैं जो कि उस पार्क में निवास करती हैं, रहती हैं। एनिमल लवर्स, जो पक्षी प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, वुड डेफिनेटली लव दिस प्लेस, निश्चित रूप से अगर वो इस स्थान पर जाएं, इस पार्क में जाएं, तो उनको बहुत मज़ा आएगा। एज, क्योंकि इट विल ऑफर देम सम ऑफ द बेस्ट सीन्स टू रिमेंबर, क्योंकि वहाँ जाने पर आपको ऐसे ऐसे दृश्य मिलेंगे जो आपके लिए यादगार साबित होंगे। द बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छा स्थान, टू स्पॉट वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने लायक है, इज़ एट द वाटर होल्स वेयर, जहाँ पर एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट। उस पार्क में सबसे अच्छा अट्रैक्टिव जो प्लेस है वो वाटर होल है। वाटर होल क्या है, जहाँ पर ये मैन मेड आपका एक पॉन्ड होता है, उसमें क्या करते हैं, सारे पशु पक्षी जाते हैं अपनी प्यास बुझाने, पानी पीने के लिए जाते हैं। जब सारे वहाँ पर पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, वहीं पर खूब जो है अच्छा लगता है भाई, सारे डिफरेंट प्रकार के आपके एनिमल्स और बर्ड्स दिखते हैं। तो फिर आगे क्या बोल रहा है भाई, यू कैन ट्रेस, आप देख सकते हैं 100 ऑफ बर्ड्स, कई सौ पक्षियों को, एट द काली घाटी वाटर होल, ये अलग अलग आपके वाटर होल हैं, सबको अलग अलग नाम दे दिया गया है। एंड नीलगई कैन बी स्पॉटेड एट सलूप का वाटर होल, अलग अलग आपके वहाँ पर पॉन्ड्स हैं, उनको सबको अलग अलग नाम दिया गया है, उनको जनरली सबको वाटर होल कहा जाता है। फिर किसी को सलूप का नाम दे दिया गया, किसी को काली घाटी नाम दे दिया गया, किसी को नीलगई नाम दे दिया गया। तो बता रहे हैं कि भाई कोई आपका वाटर होल है जहाँ पर ज़्यादा आपके एनिमल्स आते हैं और बर्ड्स आते हैं, कहीं कहीं पर कम जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर जाइए, बहुत मज़ा आता है। चलो भाई, इसी पैसेज पर आपके बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं जैसा कि आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर, सरिस्का नेशनल पार्क में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अभी आपको बताया गया कि सरिस्का नेशनल पार्क में क्या है भाई, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स
और टेम्पल्स, दो चीज़ें हैं। अब देख लो भाई यहाँ पर, अच्छा नहीं, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के वहाँ पर जानवर पशु पक्षी हैं। चलो फिर से देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा अपार्ट फ्रॉम कहाँ था भाई, ये देखिए अपार्ट फ्रॉम के अतिरिक्त अदर कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, इन दोनों के अलावा बता रहा है कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, यानी कि वहाँ पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। अब चलो भाई आंसर देखो आप। इन द सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर बोथ, कौन कौन, बोथ कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, मांसाहारी भी वहाँ जानवर हैं और शाकाहारी भी जानवर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट एट जो वहाँ उस वन्य जीव अभयारण्य के उस पार्क के जो एनिमल्स हैं अपनी प्यास को बुझाने कहाँ आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पॉन्ड बनाए गए हैं जिनको नाम दिया गया है वाटर होल का, वहीं पर सारे पशु पक्षी सब आते हैं अपनी प्यास बुझाने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाटर होल हो जाएगा, वाटर होल जिसको हम बोलते हैं पॉन्ड। अगला देखो हमारे यहाँ जो है एमकेसी में आपके जैसे कई फेजेज हैं भाई, आपका रिटन एग्जामिनेशन है, आफ्टर दैट आपका फिजिकल है, उसके बाद में आपका मेडिकल है। तो आप मेडिकल में पता लगा आपका रिटन निकल गया, फेज़ 2 निकल गया और मेडिकली पता लगा आप वहाँ जाके अनफिट हो गए, तो पूरी मेहनत क्या हो गई, पानी में चली गई। तो इसीलिए आपको एक बहुत बड़ी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटी, कि जब आप रिटन दें, आप फेज़ 2 में जाएं, इससे सबसे पहले आप अपना प्री मेडिकल यहाँ पर चेकअप करा लें, कहीं पर आप मेडिकली अनफिट तो नहीं हैं। तो ये भी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जो कि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो कोचिंग में सिर्फ एमकेसी कोचिंग के पास ही अपना खुद का हॉस्पिटल है, जहाँ पर ये लोग मेडिकल चेकअप कराते हैं बहुत चीप रेट पर। ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द सैंड ग्रोज इज़ अ स्पेसीज ऑफ, अभी आपको मैंने कई उसमें पक्षियों के कई चिड़ियों की प्रजातियों के नाम बताए, उसी में से आपका एक सैंड ग्रोज क्या है, ये दिस वन इज़ आल्सो अ स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, ये भी एक पक्षी की प्रजाति है। तो बर्ड्स की आपकी क्या है, ये प्रजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा कि सरिस्का नेशनल पार्क इज़ नॉट फार फ्रॉम, ये जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये कहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब किसके नज़दीक है। पूरे पैसेज में केवल एक ही शहर का नाम आया था जो कि था जयपुर, और बताया गया था कि ये सरिस्का नेशनल पार्क जयपुर शहर से 107 किलोमीटर की दूरी पर है, एक ही शहर का नाम ही आया है, तो आपका केवल हो जाएगा जयपुर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, एकदम सेम एज इट इज़। इसी पैटर्न पर आपके यहाँ एयरफोर्स एक्स और वाई में इंग्लिश का पेपर आता है, इससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि इस मॉडल पेपर को 1 बार 2 बार 3 बार लगाएं बिफोर योर एग्जामिनेशन, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप यूट्यूब पर आएँ, आप एमकेसी लर्निंग ऐप पर आ सकते हैं, और आज नहीं सकते बल्कि आएँ, या तो फिर आप ऑफलाइन में आएँ। तो चलिए फिर हम चलते हैं भाई। अब आप सभी को बेस्ट विशेज़, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू। जय हिंद।